गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी की आज की क्लास में मैं आप लोगों को केस स्टडी या व्यक्तिव्रत अध्ययन पद्धति के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग राजनीति विज्ञान में अनुसंधान किस प्रकार से किए जाएं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। राजनीतिक अनुसंधान में गुण गणनात्मक प्रविधियों का होना तथा विकसित किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में ऐसी प्रविधियों, पद्धतियों आदि का विकास किया जाना चाहिए जो गुणात्मक, भावात्मक, अमूर्त या मानसिक तथ्यों का पता लगा सके तथा उन्हें बाह्य संकेतों या गणना में प्रकट कर सके। इस प्रकार ऐसी विधियां इस प्रकार राजनीति विज्ञान में अध्ययन के लिए हम लगभग दो प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक होती है सांख्यिकीय या गणनात्मक पद्धतियाँ और दूसरी होती है गुणात्मक पद्धतियाँ। जो गुणात्मक पद्धतियाँ होती है उन गुणात्मक पद्धतियों में हम अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपी प्रविधियाँ तथा व्यक्तिव्रत अध्ययन का मूल रूप से अध्ययन करते हैं। आज मैं आप लोगों को व्यक्तिव्रत अध्ययन के बारे में पढ़ाऊंगी या केस स्टडी के बारे में पढ़ाऊंगी। केस स्टडी जो है या व्यक्तिव्रत अध्ययन पद्धति सामाजिक एवं राजनीतिक तथ्यों तथा इकाइयों से अध्ययन की प्राचीनतम प्रविधियों में से एक है। इसे व्यक्तिगत या वैयक्तिक अध्ययन, एकल विषय पद्धति, एकव्रत पद्धति, एकल विषय अध्ययन, एकल विषय दृष्टिकोण तथा जीवन इतिहास प्रणाली भी कहा जाता है और यह तथ्य संकलन की प्रविधि होने के साथ साथ अध्ययन पद्धति एवं उपागम भी मानी जाती है। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता को देखते हुए इस पद्धति का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। यह पद्धति किसी संस्था, संघ, संगठन, राजनेता, राजनीतिक घटना या राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। इसके द्वारा राजनीतिक वास्तविकता या सत्य को गहराई से जानने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इसे गहन अध्ययन पद्धति या गहन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण पद्धतियों को प्राय दो भागों में रखा जाता है। पहला है सांख्यिकीय या अंकीय पद्धति। सांख्यिकीय पद्धति द्वारा गणनात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक अध्ययन किया जाता है और उसमें तथ्यों के संख्या पर जोर दिया जाता है। गुणात्मक अध्ययन के लिए व्यक्तिव्रत अध्ययन प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय, संस्कृति या घटना का अध्ययन किया जाता है। यह किसी एक इकाई का संपूर्ण विश्लेषण होता है। आधुनिक काल में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका व्यवस्थित प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले के द्वारा किया गया। उन्होंने व्यक्ति तथा सामाजिक संरचना के मध्य अंतर संबंधों का अति सूक्ष्म गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद में प्रारंभ में इसका अपने विचारों एवं मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया और अब इसको पूरी तरीके से राजनीति विज्ञान में जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान होते हैं उन विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिव्रत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करेंगे। परिभाषाओं में पीवी यंग के अनुसार व्यक्तिव्रत या किसी सामाजिक इकाई के जीवन की गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय हो। इसमें शोधकर्ता किसी सामाजिक इकाई जैसे राजनीतिक दल या मजदूर संघ की एकीकृत संपूर्णता के भीतर विभिन्न कारकों का विवेचन करता है। किम्बाल यंग ने इसे ऐतिहासिक जननिक पद्धति कहते हुए बताया है। इसमें स्वयं या दूसरे के लंबे समय के अनुभवों का कथन किया जाता है और यह नए अर्थों तथा अनुक्रियाओं से संबंधित स्थितियों का चित्र प्रस्तुत करती है। गुडेव हैट ने इसे किसी अध्ययन की जाने वाली सामाजिक वस्तु, एकात्मक विशेषताओं को बनाए रखने वाले तथ्यों को संगठित करने का तरीका बताया है और यह प्रत्येक सामाजिक इकाई को संपूर्णता से देखने का दृष्टिकोण है। ओडन होवार्ड के मतानुसार यह प्रत्येक वैयक्तिक कारक का, चाहे वह एक संस्था हो
या एक समूह या व्यक्ति के जीवन की उपकथा मात्र हो। समूह में किसी दूसरे के साथ विश्लेषण करने की प्रविधि है। क्लिफोर्ड आर शॉ के शब्दों में व्यक्तिवृत्त पद्धति संपूर्ण परिस्थिति या कारकों के संयोग, प्रक्रिया या घटनाओं के क्रम के विवरण जिसमें व्यवहार घटित होता है, व्यापक परिवेश में वैयक्तिक व्यवहार के अध्ययन तथा प्राकल्पना के निर्माण की ओर ले जाने वाले मामलों के विश्लेषण और तुलना पर जोर देती है। बीसेज ने इसे सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, यह गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत ही सावधानी पूर्वक तथा पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है। वहीं पर बर्गेस इस पद्धति को सामाजिक दूरदर्शन यंत्र कहते हुए कहते हैं कि इसमें जीवन का कोई एक पक्ष लेने के बजाय इकाई के जीवन के अनेकानेक पक्ष अध्ययन के लिए चुन लिए जाते हैं तथा उसके विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक चरों के मध्य अंतर संबंधों की गवेषणा की जाती है। इस प्रकार व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धति के अंतर्गत तथ्य सामग्री के क्षेत्र की व्यापकता, तथ्य सामग्री के स्तर, विषय सूचियों तथा उनके प्रकारों का निर्माण और विशेष कालावधि में अंतर्क्रिया के स्वरूप का हम इसमें अध्ययन करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में जो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं, उन महत्वपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, अध्ययन के निष्कर्ष निकालने के लिए उन समस्याओं का गहन विश्लेषण किया जाता है। और गहन विश्लेषण करने में ये जो एकल विषय या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, यह व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति बहुत हद तक उपयोगी साबित होती है। इसमें एक ही समय में एक ही इकाई को अध्ययन के लिए लिया जाता है, चाहे वह इकाई कोई प्रशासनिक विभाग हो, व्यापारिक निगम, राजनीतिक दल, कोई जाति के व्यक्ति, कोई संस्कृति या कोई घटना, किसी भी परिस्थिति को उसमें शामिल किया जा सकता है और उस इकाई का संपूर्ण अध्ययन इसमें किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उस इकाई का गुणात्मक एवं गहन अध्ययन किया जाता है और गुणात्मक एवं गहन अध्ययन करके पूरे डेप्थ में उसके जाकर के किसी भी घटना के पीछे जो कारण होते हैं, उन कारणों का पता लगाया जाता है और वो सामाजिक अनुसंधान में किस प्रकार से उसको अप्लाई किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि कोई भी अनुसंधानकर्ता जब किसी एक इकाई का गहन एवं विस्तृत एवं विशेष अध्ययन करते हैं तो उसकी कई मान्यताएं होती है और वो उस इकाई या मानव की मौलिक एकता में विश्वास करते हैं। वे समझते हैं कि मानव की मूल प्रकृति सर्वत्र समान होती है। अतः ऐसे अध्ययन में व्यक्ति के पर्सनल जो मतलब नैतिक गुण होते हैं, उन नैतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है और नैतिक गुणों का अध्ययन करते वक्त सबसे पहले जो अनुसंधान करता होता है वो प्रकल्पनाओं का पुष्टिकरण करता है। प्रकल्पनाओं के पुष्टिकरण में जो शोध समस्या है, उस शोध समस्या से संबंधित पहले से स्थापित प्रकल्पनाओं का पुष्टिकरण किया जाता है। जो सामान्य या औसत व्यक्ति विषय लिए जाते हैं, इस सामान्यता का निर्धारण निश्चित मानकों के आधार पर किया जाता है। मतलब पहले जो पूर्व में प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं, उनका सत्यापन हो जाता है और उनका सत्यापन होने के बाद उसको अपने अध्ययन विषय में शामिल किया जाता है। दूसरी बात, अनुसंधानकर्ता प्रकल्पनाओं का स्पष्टीकरण, असत्तीकरण तथा खोज, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए असामान्य तथा निषेधात्मक व्यक्तिवृत्त शामिल किए जाते हैं और उनके द्वारा शाश्वत प्रस्तावनाओं को असत्य या मिथ्या सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रणाली में जो अनुसंधानकर्ता होता है, वो अनुसंधानकर्ता पूरे शोध क्षेत्र में जो समस्या है, उस समस्याओं का जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रकल्पनाएं हैं, उन प्रकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करता है और अगर वो असत्य साबित हो गई हैं तो उसकी पहले खोज करता है और खोज करने के बाद अपने अध्ययन अनुसंधान को वो आगे बढ़ाता है। इसके बाद बात करते हैं वास्तविकता का। इसमें अत्यधिक बोध होता है। जो शोधकर्ता सांख्यिकीय पद्धतियों अथवा अधिक संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण शोध कार्य करने में रुचि रखते हैं, उनको भी ऐसे ही केस स्टडीज़ पर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं तो उनके संख्यात्मक शोध बेकार हो जाते हैं और उनसे व्यक्ति विषयों की विविधताएं, संदर्भ, गहनता आदि का पता नहीं चल सकता।
इनका उपयोग प्रकारणाओं को बनाने मात्र में नहीं बल्कि उनका विकास, उनको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांतों के परीक्षण करने में भी किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिवृत्त जो पद्धति है, उस व्यक्तिगत पद्धति के माध्यम से राजनीति विज्ञान में बहुत अच्छी तरीके से सामाजिक समस्याओं का अनुसंधान किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक तथ्य, राजनीतिक घटनाएं, व्यक्तित्व आदि गुणात्मक ज़्यादा होते हैं और गणनात्मक कम होते हैं। अगर राजनीतिक घटनाओं का गणनात्मक तरीके से अध्ययन किया जाएगा तो वे उतने महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं दी पाएंगी। इसीलिए राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धतियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पद्धति है इसमें पूरे तरीके से व्यक्ति के गुणों का पता लगाया जा सकता है, व्यक्ति के सामाजिक संदर्भों का पता लगाया जा सकता है और उनके माध्यम से अध्ययन करके और अपने अध्ययन को एक शोधकर्ता आगे बढ़ा सकता है। व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धति में जो शोधकर्ता होता है वो उसमें किसी एक इस व्यक्ति का संख्यात्मक इकाई का अध्ययन कर सकता है, समूह या समुदाय का अध्ययन कर सकता है। तो उसके लिए वो सबसे पहले समस्या का विवेचन करता है कि समस्या का स्वरूप क्या है, और समस्या का स्वरूप तय होने के बाद में उसमें किस तरह के विषय का चयन किया जा सकता है, उन विषयों की संख्या क्या होगी, इकाइयों के प्रकारों का अवलोकन कैसे किया जाएगा, विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण करके ये देखा जाएगा कि मतलब उसमें किन किन जो व्यक्ति है, व्यक्ति समूह है या समुदाय है, जो भी है उसका अध्ययन करने के लिए वो पूरे पहले उस क्षेत्र में जाएगा। क्षेत्र में जाने के बाद अपने अध्ययन से संबंधित संभावनाओं को पता लगाएगा, उससे संबंधित प्राकल्पनाओं को पहले जो पूर्व में प्राकल्पनाएं गठित की जा चुकी उनको देखेगा और उसके आधार पर वह अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। द्वितीय जो चरण होता है उसमें द्वितीय चरण में शोध कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है और शोध कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए अनुसंधानकर्ता कहता है कि किसी इकाई के वास्तविक परिचालन, पद्धतियों, परिपाटियों आदि के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त की जाती है। किसी इकाई के संबंध में सही तथ्यों का संकलन किया जाता है। किसी भी इकाई को संपूर्णता की दृष्टि से तथा उसको उप इकाइयों के मध्य अंतर संबंधों को खोजना और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, विभिन्न इकाइयों में समान रूप से पाई जाने वाली अपनी समस्या की पूरी जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन करना, प्राकल्पनाओं का पुष्टिकरण करना, नवीन प्राकल्पनाओं की खोज तथा वर्तमान का मिथ्याकरण। इस प्रकार जो व्यक्तिवृत्त अध्ययन है उसमें किसी भी प्रकार के उद्देश्य हों, लेकिन उसमें 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है: इकाई की अन्य इकाइयों के साथ समान विशेषताओं को, इकाई की अन्य वर्ग की इकाइयों के साथ भिन्नता को, और वे मामले जिसमें इकाई या व्यक्तिवृत्त विशिष्ट है। इन तीनों बातों का स्पष्ट संकेत दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इस उपरोक्त चरणों के माध्यम से जो व्यक्तिवृत्त अध्ययन है उस व्यक्तिवृत्त अध्ययन को सामाजिक अनुसंधानकर्ता में सामाजिक शोधकर्ता अपने अध्ययन का विषय बना सकता है। और व्यक्तिवृत्त अध्ययन में जीवन इतिहास जो होता है, जिसे हम लाइफ हिस्ट्री कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको भी व्यक्तिवृत्त अध्ययन का ही भाग माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन, संपूर्ण जीवन का सार, इतिवृत्त, गतिविधियाँ, दृष्टिकोण, उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि आ जाती है और यह पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा जाता है। और जब वो व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा जाता है तो उसमें व्यक्ति लिखते समय जानबूझकर अपनी जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं को उसमें लिखता है, तो उससे शोधकर्ता को बहुत आसानी हो जाती है और शोधकर्ता को बहुत आसानी हो जाती है, उससे वो उसको अपने अध्ययन में एज इट इज़ शामिल कर सकता है। तो व्यक्तिवृत्त अध्ययन जो है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन में किसी भी व्यक्ति, किसी भी समस्या, किसी भी क्षेत्र, इकाई, संघ, संस्था, समुदाय का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है और संपूर्ण अध्ययन करके राजनीति विज्ञान में जो शोध किए जाते हैं उन राजनीति विज्ञान के शोध में उसको लागू किया जा सकता है। यह पद्धति
राजनीति विज्ञान के लिए आधारभूत, उपयोगी तथा विश्वसनीय प्रणाली है। इकाई या व्यक्ति विशेष का अध्ययन करने से अनेक उपयोगी परिकल्पनाएं भी प्राप्त होती है तथा नए तथ्य उभर कर सामने आते हैं। इनके द्वारा सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का अति गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन संभव है और संपूर्ण तथ्य प्राप्त हो जाने के कारण, मतलब जब एक शोधकर्ता शोध क्षेत्र में जाएगा तो उसको बहुत सारे तथ्य एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, तो संपूर्ण तथ्य प्राप्त हो जाने के कारण उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इस पद्धति को अमूर्त भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं आदि की भूमिका को समझने का अवसर मिलता है और यह जो अध्ययन है, इतना गहन अध्ययन किसी और पद्धति के द्वारा संभव नहीं है। इसी वजह से व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। टॉमस एवं जानिकी ने बताया है कि इससे पूर्ण प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री मिल जाती है और यह सामग्री सभी दृष्टियों से संपूर्णता लिए हुए थे। इससे उपयोगी प्राकल्पनाएं प्राप्त की जा सकती है जिनका आगे चलकर व्यापक स्तर पर परीक्षण किया जा सकता है और यह अन्य प्रकल्पनाओं का परीक्षण करने की सामग्री भी प्रदान करती है। इनसे सिद्धांतों और सामान्यीकरणों का स्पष्टीकरण एवं संशोधन होता है। विशुद्ध शोध परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इसे तथ्य संकलन की एक बहुत ही उपयोगी प्रविधि के रूप में देखा जाता है। साथ ही इससे प्राप्त सामग्री से अधिक उपयोगी अनुसूचियाँ एवं प्रश्नावलियाँ बनाई जा सकती हैं और उसको साक्षात्कार में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जो व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धति है, ये व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी साबित होती है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं और वो सीमाओं में हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें समय बहुत खर्च होता है और दूसरी बात, इसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं वह निष्कर्ष एकांगी, सीमित और संकुचित होते हैं और कुछ क्षेत्रों में इसे अवैज्ञानिक एवं असंगठित विधि भी कहा जाता है। इसमें दो तरीके से पक्षपात हो सकता है, एक शोधकर्ता के द्वारा और दूसरा उत्तरदाता के द्वारा। तो इसके द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो अशुद्ध भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उनकी जांच या उनका सत्यापन ना किया जा सके। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक घटनाएं हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर भी जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उन राजनीतिक घटनाओं की जटिलता को समझने के लिए, जटिलता जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सामान्यीकरण करके उनसे संबंधित विभिन्न निष्कर्षों का पता लगाने के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करने के लिए, किसी राजनेता के जीवन का अध्ययन करने के लिए, पर्टिकुलर किसी राजनीतिक घटना का अध्ययन करने के लिए, किसी संस्था, संघ या संगठन का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और स्पेशली राजनीति विज्ञान में जब अनुसंधान किए जाते हैं तो राजनीति विज्ञान के अनुसंधान में निसंदेह व्यक्तिवृत्त अध्ययन पद्धति के माध्यम से बहुत ही उचित उपयोगी निष्कर्षों को निकाला जा सकता है और उपयोगी निष्कर्षों के बाद किसी भी शोधकर्ता के द्वारा अपने अध्ययन में उसे शामिल करके अपने अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।